स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। वैसे ये बहुत ही आधारभूत अवधारणा है। आज हर जगह राजनीति विज्ञान में जब भी हम जाते हैं तो ये अवधारणा हर क्लास में लगभग मिल जाती है, चाहे आप स्कूल की बात करें, कॉलेज, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे पीजी हो, हर जगह। और उसके बिना भी इसका एक अपना महत्व है दोस्तों, क्योंकि भारत में केंद्र और राज्यों दोनों जगह संसदीय शासन व्यवस्था है। और कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य में कौन सी शासन व्यवस्था है, केंद्र में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या है संसदीय शासन व्यवस्था, इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कार्यों का विभाजन किया गया है। पहला है व्यवस्थापिका, जो कानूनों का निर्माण करते हैं, कानूनों को बनाने वाली संस्था और उसमें संशोधन करने की शक्ति रखने वाली संस्था को व्यवस्थापिका कहते हैं। इसको विधानमंडल भी कह सकते हैं और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में इसको संसद कहते हैं, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं। तो हर देश में संस्था यही है, इसका नाम अलग होता है। तो जो जो संस्था कानूनों का निर्माण करती हैं, बने हुए कानूनों में संशोधन करती हैं, उन्हें समाप्त कर सकती हैं, उस संस्था को व्यवस्थापिका कहते हैं और इसको विधानमंडल भी कह सकते हैं। दूसरा जो सरकार का अंग है वो है कार्यपालिका, यानी जो व्यवस्थापिका कानून बनाती हैं उन कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। प्राचीन समय में क्या होता, एक ही, जैसे कि निरंकुश राजा जो होते थे वो तीनों कार्य खुद ही करते थे, खुद ही कानून बनाते, खुद ही लागू करते। और आज जो न्यायपालिका वो क्या करती है, पहले तो ये देख लीजिएगा कि व्यवस्थापिका जिन कानूनों को बनाती हैं, कार्यपालिका लागू करती है। अगर उनका कोई उल्लंघन करें तो उनकी निष्पक्ष जांच करना और उल्लंघन करने की दृष्टि में निष्पक्ष जांच करके उसे दंड देना, यानी न्याय स्थापित करना। तो ये 3 कार्य मुख्य रूप से, और 3 कार्यों के आधार पर सरकार का विभाजन भी किया गया है। तो आज ही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय शासन प्रणाली, ये इस पर ही आधारित है कि सरकार के जो विभाजन हैं इनका क्या संबंध है आपस में। अब यहाँ पे हम न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं है, इस चैप्टर में हमें समझना है एक तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों, किन की संबंधों दोस्तों, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आधार पर सरकार को 2 भागों में बांटा जाता है। ये 2 भाग कौन कौन से देखिए, एक है संसदीय शासन व्यवस्था जो आज हमारा टॉपिक है, और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। यानी इनका आपस में कुछ संबंध हैं, कुछ अगर आपस में दोनों जुड़े हुए एक दूसरे पर निर्भर हैं, मिलकर कार्य करते हैं, तो वह संसदीय शासन व्यवस्था कहलाते हैं। और ये पूर्ण रूप से पृथक्करण है शक्तियों का, यानी ये केवल कानून बनाने का काम करेंगे और ये केवल लागू करेंगे अलग अलग, तो उसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। पहले इसके उपनाम देख लेते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है, मंत्रियों का समूह है, वो कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका होती है और वह नीति और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं व्यवस्थापिका के प्रति। आगे हम चर्चा करेंगे। आज इस लगभग 25-30 मिनट के वीडियो में दोस्तों पक्का गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। गारंटी का मतलब ये कभी वो नहीं होता है, गारंटी का मतलब है मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर आप पूरा मन लगा के देखोगे, इस वीडियो को समझोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये टफ अवधारणा है मानता हूँ, लेकिन बहुत आसान चीज़ भी है। आसान तब बन जाती है जब हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, सीखने की ललक हो, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं उपनाम, संसदीय शासन प्रणाली के उपनाम। आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके उपनाम लिखिए। इसको उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। किस बात का उत्तरदायी, वह अपने नीति और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यपालिका अपनी नीतियों और अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें इस शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं दोस्तों, देखिए, इस शासन प्रणाली का जो है जन्म वो ब्रिटेन में हुआ है।
तो इस शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं संसद को थोड़ी सर्वोच्चता प्राप्त है। सरकार के 3 अंग हैं, तीनों को बराबर शक्तियों का विभाजन है, लेकिन ये शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं संसद को थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ देता है। तो ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर जगह, लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर, वहाँ पर स्थित है, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। कारण कि ब्रिटेन इसका घर है संसदीय शासन प्रणाली का, और ब्रिटेन की जो संसद है वो जहाँ पर स्थित है, इस वजह से भी इसको इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि जिस शासन व्यवस्था में, अब हम संसदीय शासन प्रणाली को समझेंगे कि जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी जो कार्यपालिका है वह अपने नीति और अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? व्यवस्थापिका के प्रति, यानी संसद के प्रति अगर वो उत्तरदायी है, तो ऐसी जो शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वह संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य यानी मंत्री होने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य बनना अनिवार्य है। दोस्तों देखिए, इसको भारत के संदर्भ में आपको समझना है कि अगर कोई मंत्री बनना है किसी को, या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को, ये मेरा पसंदीदा व्यक्ति है और मैं इसको मंत्री बना लूँ, तो कौन सी शर्तें हैं कि मंत्री बनना उसके लिए पूरी करनी पड़ेगी मंत्री बनने के लिए? तो उसके लिए एक ही है कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ एक बार कि आपको ये ध्यान रखना है कि संसद का सदस्य बोल रहा हूँ मैं, न कि लोकसभा का। यानी लोकसभा का सदस्य भी मंत्री बनाया जा सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बनाया जा सकता है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और यहाँ पर केवल कोई ज़रूरी नहीं कि निर्वाचित व्यक्ति ही मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। ये केवल इतना कह रहा है कि व्यवस्थापिका का सदस्य। तो व्यवस्थापिका के सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो किसी भी प्रकार से सदस्यता अगर व्यवस्थापिका की ले ली है तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको साथ साथ देखना है। यानी मंत्री बनने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य बनना जरूरी है इस शासन व्यवस्था में। इससे अलग शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से जुड़ी हुई है, उसके प्रति उत्तरदायी है, तो है संसदीय शासन व्यवस्था, और उससे अलग है और स्वतंत्र हैं तो वह कहलाती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन की जो संसद है उसको संसदों की जननी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। अब कौन कौन से देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटेन, भारत, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी में संसदीय शासन व्यवस्था है। इतने सारे, इसके अलावा भी और भी देश हैं दोस्तों जहाँ पर इस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। यानी जहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अंतर संबंध है, कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं, और जो कार्यपालिका के सदस्य वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य हैं, तो वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम का सहारा लेते हैं, मैंने तैयार किया ताकि बहुत आसानी से ये समझ में आए। भारत में केंद्र के साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्यों का तात्पर्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कोई भी पूछ रहे हैं कि जैसे पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो राजस्थान में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। तो क्या है संसदीय शासन व्यवस्था? अब हम इस डायग्राम के माध्यम से पूरी तरह आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सरकार के 3 अंग हैं यहाँ तक, ठीक है। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका ब्रैकेट में संसद लिखा हुआ है, मैं भारत के संदर्भ में समझा रहा हूँ यहाँ पे, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी संसद के 2 सदन हैं दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए, और कार्यपालिका जो है वो भी 2 प्रकार की होती है। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक, एक होती है नाम मात्र की। जो वास्तविक कार्यपालिका है वह शासन का प्रमुख होती हैं, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका हैं वह राज्य का प्रमुख होते हैं।
और भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रियों की जो टीम है, मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। अब ये कहाँ से आती है वास्तविक कार्यपालिका? देखिए, मतदाता क्या करते हैं? ये मतदाता हैं, हम लोकसभा के प्रतिनिधि चुनते हैं और हम साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा के प्रतिनिधियों को भी, यानी एमएलए को भी चुनते हैं। यानी संसद के निम्न सदन के सदस्यों को भी चुनते हैं और राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों को भी हम चुनाव करते हैं, वोटर्स, ठीक है। और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इस प्रकार संसद के दोनों सदन के सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष, क्योंकि वो जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। जनता पहले राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को चुनती है और चुने हुए सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो अब ये वास्तविक कार्यपालिका आती कैसे? देखिए, वास्तविक कार्यपालिका बनने के लिए ये जो मंत्रिपरिषद है, ये बनने के लिए आपको संसद का या व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी है। यानी आप लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हो, आप राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हो। पहली शर्त, कोई भी मंत्री बनने के लिए राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ये देखिए सदस्य लिखा हुआ है, सदस्य लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। वापिस देखिए, ये जो सदस्य हैं, यानी कुल मिला के इसको बड़े तौर पे देखें तो ये जो वास्तविक कार्यपालिका हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह संसद के ही सदस्य, संसद का ही एक पार्ट है, संसद के ही सदस्य, यानी वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ही सदस्य होते हैं। और वापिस उत्तरदायी भी किसके प्रति हैं? अब यहाँ पे कई किताबों में दोस्तों ये लिखा था या कई जगह ये बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। नहीं दोस्तों, वो एक अपूर्ण तथ्य है, थोड़ा मिस्टेक है उसमें। व्यवस्थापिका के प्रति, व्यवस्थापिका या संसद के प्रति अगर बोलेंगे तो दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं, जबकि उनका जो उत्तरदायित्व है पूर्ण रूप से वो लोकसभा के प्रति है। हाँ बिल्कुल, जनता के सवालों का जवाब देना जरूरी है, लेकिन जो उत्तरदायित्व हैं वो लोकसभा के प्रति है। तो संसद के सदस्य हो और उनका उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति। वास्तविक कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति देखिए इनकी नियुक्ति करते हैं, किनकी? नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका को नियुक्त करते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका को नियुक्त करते हैं। यानी सभी मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ब्रिटेन में ये सम्राट होते हैं, भारत में ये पद राष्ट्रपति हैं। तो इस एक डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी संसदीय शासन प्रणाली है। यानी अगर समरी अगर देखें तो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र और वास्तविक। वास्तविक कार्यपालिका सभी जो हैं व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और ये जो वास्तविक कार्यपालिका है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता दोस्तों। ये निम्न सदन के प्रति जब तक विश्वास हासिल है लोकसभा में, तब तक अपने पद पर रहेंगे। जैसे ही लोकसभा इन्हें अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पास कर दें तो ये अपने पद से हट जाते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका जो है नाम मात्र कार्यपालिका हो गई, यानी अगर कहें मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सिफारिश करें कि लोकसभा को भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति जो है इनको भंग भी कर सकता है, लोकसभा को। तो एक तरीके से देखिए, वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका है? लोकसभा का। लोकसभा को भंग कौन करवा सकता है? वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन इसमें जो औपचारिक जो कर्तव्य हैं वो राष्ट्रपति का है। तो सब इंटरलिंक्ड हैं, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए ये एक शासन प्रणाली सबसे बेहतरीन मानी जाती है कि हर दिन अगर कोई भी मंत्री, किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता, मान लो कि पूरा मंत्रिपरिषद और रेलवे मंत्रालय ने कोई गंभीर भूल की है और लोकसभा में उस एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पूरा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, और वो सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति। तो ये है डायग्राम के माध्यम से हमने चर्चा की। अब इनको पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। कार्यपालिका इसमें दो प्रकार की होती है, ये हमने चर्चा कर ली। एक होती है नाम मात्र की, एक होती है वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है भारत में? राष्ट्रपति।
और वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री, और राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, और शासन का प्रमुख मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, सभी मंत्रियों के जो समूह है उसको मंत्री परिषद बोलते हैं। और जो मेन 8-10 मंत्री होते हैं, जो मेन मंत्रालय उनके पास में होते हैं, उनको मंत्रिमंडल बोलते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में सब जगह मंत्री परिषद शब्द उल्लेख है, केवल अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। तो पहला जो पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था को अब समझने के लिए कि इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र और वास्तविक। दूसरा पॉइंट है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अब वो कौन से घनिष्ठ संबंध होते हैं देखिए। पहला कि वास्तविक जो कार्यपालिका हैं यानी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी बहुत ज़रूरी है कि मंत्री बनना है तो आपको व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी है। अब ये केवल व्यवस्थापिका की बात की जा रही है, न केवल ऐसा नहीं कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है या राज्यसभा का सदस्य, आप किसी का भी सदस्य बनिए, केवल सदस्य होना जरूरी है संसद का। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप चुन के आइए, आप निर्वाचित हो तो भी ठीक है, आप मनोनीत हो तो भी ठीक है, केवल ये सदस्य की बात करें कि आप संसद का सदस्य हो, बस इतना ही पॉइंट ठीक है। तो पहला कार्यपालिका 2 प्रकार की, दूसरा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध के बारे में और देखते हैं और कौन कौन सी बातें हैं। मंत्री परिषद अपने कार्यों और अपनी नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो मंत्री परिषद पूरी तरह जिम्मेदार होती है, पूरी तरह उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, और वो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। सामूहिक का मतलब है कि प्रत्येक मंत्री, जैसे एक इसको एग्जाम्पल के तौर पर लें तो एक टीम अगर खेल रही है और उसमें सारे प्लेयर अच्छे खेले और एक लास्ट बैट्समैन 2 रन चाहिए और वो नहीं बना पाता और वो आउट हो जाता, तो टीम तो हारी हुई मानी जाएगी। ये थोड़ी ना कह सकते कि हमारे सारे प्लेयर अच्छे खेले सर, ऐसा नहीं होता। केवल एक प्लेयर ने रन नहीं बनाया तो हम थोड़ी हारेंगे। तो टीम या तो जीतेगी या हारेगी। तो कोई भी मंत्री हो, अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निकलता है या उसके खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता है, उसकी आलोचना होती है, तो वो सरकार की आलोचना मानी जाती है। और अच्छा काम कोई एक मंत्रालय करता तो भी वो सरकार का श्रेय पूरी सरकार को हो जाता है, पूरा मंत्रिपरिषद को जाता है। इसलिए इसको सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर देखिए व्यवस्थापिका का वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब तक तो हमने कार्यपालिका की दृष्टि से देखा कि व्यवस्थापिका से क्या है कि 2 प्रकार की कार्यपालिका, वह व्यवस्थापिका के सदस्य हो और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। अब व्यवस्थापिका का क्या रोल है? वह कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं? वह प्रश्न पूछकर नियंत्रण रख सकते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं ताकि वह कोई भी नीतिगत बात छुपा नहीं सकते हैं, गलत निर्णय लेते हैं या ऐसा कोई कार्य को अंजाम देते हैं तो वो जनता को के प्रति जवाबदेही बनाते हैं। वह सदन में चर्चा करते हैं मंत्रियों के कार्यों पर, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। वह अगर कोई ऐसा कार्य सरकार करती है तो उस पर निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, निंदा प्रस्ताव पारित करने पर सरकार नहीं गिरती है, केवल सरकार की आलोचना करना इसका मकसद होता है। और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि अब हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है विपक्ष और विश्वास प्रस्ताव लेके आता है सत्ता पक्ष। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और वह स्वतः पद से हट जाते हैं। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकती है। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के निम्न सदन, यानी निम्न सदन का तात्पर्य लोकसभा, इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा अस्थायी सदन है। इसको भंग राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन इसकी जो सिफारिश है वो मंत्री परिषद करती है। लेकिन राष्ट्रपति को भी स्वविवेक शक्तियों में प्राप्त है कि अगर कोई भी दल सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं है तो वो भी लोकसभा को भंग कर सकता है। वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित, यानी मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो संसदीय शासन व्यवस्था में निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? जब तक लोकसभा में उन्हें विश्वास हासिल है तब तक वो पद पर कार्य करेंगे, और जिस दिन विश्वास हट गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत हासिल होने तक अपने पद पर काम करेंगे। तो वास्तविक कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो किस पर निर्भर करता है? लोकसभा में। और लोकसभा में भी कब तक? जब तक उन्हें बहुमत हासिल हो। इसीलिए चुनाव के समय आपने देखा होगा हर दल ये कहता है कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, ताकि वो 5 साल, जब तक लोकसभा का जो कार्यकाल है तब तक वो अपने पद पर रहकर अच्छे से कार्य कर सकें।
और जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो अनेक दल मिलकर जो सरकार बनाते हैं उन्हें गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ऐसी सदन को, ऐसे लोकसभा को जिसमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, उन्हें त्रिशंकु सदन भी कहते हैं। त्रिशंकु मतलब त्रिकोण, मतलब कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है किसी एक दल को। और संसदीय शासन प्रणाली में अगला बिंदु है, इसमें एक पद होता है प्रधानमंत्री, जो बहुत ही शक्तिशाली और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्तित्व कैसा है और उनको लोकसभा में बहुमत कैसे हासिल होता है, यह निर्भर करता है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्री हमने देखे हैं, आप भी अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो यह निर्भर करता है लोकसभा में उनको बहुमत कितना हासिल है। तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और ये प्रधानमंत्री पद केवल और केवल संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है दोस्तों। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री का पद किस शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो बहुत सतही प्रश्न है, बहुत नॉर्मल सवाल है ये, लेकिन ऐसे सवाल उलझा देते हैं। तो वह सदन का नेता होता है। ये भी कई किताबों में ये आता है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस सदन का वह सदस्य है, नॉर्मली जैसे वो चुन के आते हैं लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा का ही नेता होंगे। अगर वह राज्यसभा के सदस्य और फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं तो वह राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। लोकसभा में सदन का नेता वो किसी और को नियुक्त करेंगे। बहुमत दल का नेता, हमेशा ध्यान रखना, बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और क्या करता है? मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, कार्यसूची तैयार करते हैं कि हमें कौन कौन से कार्यों पर चर्चा करनी है, कौन से कार्यों पर कार्य करना है, नीतियों का निर्माण करना है। ये सब कार्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होते हैं। प्रधानमंत्री संसद में मंत्रिपरिषद, संसद में से, यानी प्रत्येक मंत्री कहाँ से बनाते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? संसद से बनाकर शासन का संचालन करता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, किसी ऐसे व्यक्ति को भी वो मंत्री बना सकते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 माह के भीतर भीतर उन्हें संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है उस मंत्री को। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वह मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में सम्मानों में प्रथम है। सम्मानों मतलब सभी मंत्री बराबर हैं, और उन सब बराबर में जो पहला नंबर है वो प्रधानमंत्री का है। तो इस तरीके से ही आज संसदीय शासन प्रणाली पूरी हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और इस डायग्राम को आप ज़रूर देखें। यही पूरी संसदीय शासन प्रणाली का तोड़ यही है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और भी जो अवधारणाएं उन पर चल रहा है मेरा काम, की जल्द ही आपके सामने वीडियो में रखूँ। और अगर आपको ये पसंद आया दोस्तों ये वीडियो, तो आप तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।